Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. We are studying our chapter Haloalkanes and Haloarenes. ठीक है बच्चों, तो क्लास हिंदी में है हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन. हम टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली क्लास में हेलोएल्केन बनाने की विधियाँ, साथ साथ में हेलोएरीन बनाने की विधियाँ. तो हमने डिस्कस कर लिया था लाइक गाटरमान रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, डाईएजोटीकरण, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, टोलुइन से हम ऑर्थोक्लोरो पैराक्लोरो बेंजीन कैसे बना सकते हैं. ये बहुत सारे मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए थे इंक्लूडिंग हेलोएल्केन बनाने की विधियों के साथ. अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरीन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात आती है कि लोअर मेंबर्स और हायर मेंबर्स. तो लोअर मेंबर्स जो रहते हैं जनरली जिनका वेट कम होता है वो गैस फॉर्म में होते हैं, और हायर मेंबर्स उच्चतर सदस्य क्या होते हैं, तो हम कहेंगे लिक्विड, और बहुत ज़्यादा हाई हो गए तो फिर वो सॉलिड. जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे भौतिक अवस्था गैस से द्रव और द्रव से ठोस की तरफ मूव करती है. अब हेलोएल्केन जनरली क्या होते हैं, तो हम कहेंगे जनरली कलरलेस, रंगहीन होते हैं. लेकिन क्लोराइड्स छोड़े ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स. तो बच्चों ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जब लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये कलर दिखाने लग जाते हैं. तो हम कहेंगे जनरली हेलोएल्केन्स जो है वो कलरलेस है, रंगहीन है. लेकिन ब्रोमाइड आयोडाइड जो है प्रकाश के संपर्क में आने पे क्या करते हैं, तो हम कहेंगे कलर दिखाते हैं. ठीक है. अब हेलोएल्केन में कौन सा आकर्षण बल है, तो बच्चों हम कहेंगे हेलोएल्केन कार्बन हेलोजन से जुड़ा है. तो हेलोजन विद्युत ऋणी है, हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से तो ज़्यादा ही है. तो हेलोजन आंशिक रूप से विद्युत ऋणी और कार्बन आंशिक रूप से विद्युत धनी, यानी प्लस और माइनस. तो एक हिस्सा पॉजिटिव दूसरा हिस्सा नेगेटिव, उसे हम कहते हैं द्विध्रुव यानी कि डाइपोल. तो बच्चों ये यौगिक ध्रुवीय है, और ध्रुवीय यौगिकों में क्या होता है, तो हम कहेंगे द्विध्रुव आकर्षण. और द्विध्रुव आकर्षण के कारण ही हमेशा क्वथनांक क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, गलनांक क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं. ठीक है. तो हम कहेंगे हेलोएल्केन के अगर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करोगे कि भाई मैथेन और क्लोरोमैथेन ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे क्लोरोमैथेन, क्योंकि उसमें द्विध्रुव आकर्षण है. लेकिन मैथेन तो अध्रुवीय है, किसी तरह की कोई पोलैरिटी नहीं है, किसी तरह का कोई आकर्षण बल नहीं. ठीक है. लेकिन अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड से डिस्कस करें तो हाइड्रोजन जिनमें बंद है वो ज़्यादा क्वथनांक दिखाएंगे. क्यों? क्योंकि उनमें प्रबल आकर्षण, द्विध्रुव भी आकर्षण है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ना जितना हाइड्रोजन बॉन्ड वाला. तो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, भौतिक अवस्था है ना, कलर है, ये सारे इनके भौतिक गुण हैं जिनको आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हेलोएल्केन के भौतिक गुण. तो फर्स्ट शुद्ध अवस्था में तो हम कहेंगे ये कलरलेस है. लेकिन बच्चों ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जब प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो रंगीन हो जाते हैं. ठीक है. गलनांक क्वथनांक की बात करें तो देखो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, तो मैंने कहा था जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है ना, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तो मॉलिक्यूल भारी हो जाता है. वेट बढ़ गया तो भारी होगा तो उड़ेगा नहीं, मतलब गैस फॉर्म तो नहीं रह सकता. तो क्वथनांक की बात करें, भाई गैस तो नहीं बना सकते ना, तो गलनांक क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते, क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है. पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ वॉन डर वाल आकर्षण बल बढ़ते हैं. तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हेलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है वैसे वैसे वॉन डर वाल आकर्षण बल बढ़ते हैं, जिस कारण गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं. तो बच्चों सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आयोडाइड्स, क्योंकि ये भारी है, फिर ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स एंड लास्ट फ्लोराइड्स. तो बच्चों अणुभार जो है इनका सबसे ज़्यादा, इनका कम और इनका कम. तो गलनांक क्वथनांक भी इनकी सबसे ज़्यादा, फिर कम. तो हम कह सकते हैं कि भाई गलनांक क्वथनांक की अगर आप बात करें बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो वो अणुभार के सदैव क्या होंगे, समानुपाती. और बच्चों अणुभार बढ़ता है जैसे जैसे किसी कार्बनिक यौगिक का अणुभार बढ़ता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, सरफेस एरिया. और बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. अणुभार बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे, सीधी बात है. क्लियर. तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, शुद्ध अवस्था में रंगहीन
और लाइट के कांटेक्ट में आने पे कलर्ड। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हम कहेंगे अणुभार बढ़ाओगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, अब ये तो हुआ हेलो एल्केन। ब्रांचिंग होती तो क्या होता भाई, ये तो आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बता दिया। ब्रांचिंग यानी कि शाखा होती तो क्या होता, तो बच्चों क्वथनांक जो है वो शाखा के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे देखो यहाँ 4 कार्बन सीधे, या 3 सीधे और 1 नीचे है ना, और ये बिल्कुल गोल हो गया टर्शरी। तो बच्चों शाखा बढ़ने के साथ साथ तो हम कहेंगे देखो शाखा बढ़ती है ना, जैसे जैसे शाखा बढ़ती है तो अणु गोलीय हो जाता है। देखो बिना शाखा के सीधा था, एक शाखा आई तो थोड़ा सा नीचे बना, ये थोड़ा सा गोलाई में आया, और ज़्यादा शाखाएं होंगी तो देखो। तो बच्चों जैसे जैसे शाखा बढ़ती है वैसे वैसे अणु क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, गोलीय हो जाता है। तो हम कहेंगे हाँ शाखा बढ़ेगी तो अणु गोलीय हो जाएगा। अब आपको पता है गोले का क्षेत्रफल तो सबसे कम होता है ना। अगर मैं कहूँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लीस्ट होता है जितनी भी ज्योमेट्री, तो अणु गोलीय हो जाता है अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे भाई शाखा बढ़ेगी, अणु गोलीय होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सरफेस एरिया। तो बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया कम हो जाता। और अभी आपने क्या देखा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो गलनांक क्वथनांक बढ़ते, और यहाँ आपने कहा कि नहीं भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया। तो अगर मैं क्वथनांक की बात कर रही हूँ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घट गया तो बच्चों वॉन डर वाल आकर्षण बल भी घटेगा, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तब तो वॉन डर वाल आकर्षण बल बढ़ता है, और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है तो वॉन डर वाल आकर्षण बल घटता है। ठीक है, और क्वथनांक तो हम घटेगा, गलनांक तो भी घटेगा। तो अणुभार के समानुपाती और शाखा के क्या हो जाएगा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो अब जैसे जैसे शाखा बढ़ रही है तो क्वथनांक घटेगा। तो सबसे ज्यादा तो हम कहेंगे अनब्रांच्ड, फिर थोड़ा सा ब्रांच्ड, और फिर लीस्ट ब्रांच। मैक्सिमम ब्रांच्ड का क्वथनांक लीस्ट हो जाएगा। तो गलनांक, क्वथनांक अणुभार के समानुपाती, शाखा के क्या है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। शाखा बढ़ेगी और ये चीजें कम हो जाएंगी। ठीक है, रीजन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि चलो ये तो हो गया हेलो एल्कीन। हेलो एरीन में क्या समस्या है, तो बच्चों हेलो एरीन की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाई हेलोबेंजीन, मतलब ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो बच्चों अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो वो लगभग समान आएंगे, क्वथनांक में इतना ज़्यादा कोई फर्क आएगा नहीं, है ना, आसपास रहेंगे। लेकिन अगर तुम मेल्टिंग पॉइंट देखो तो देखो मेटा वाले का मेल्टिंग पॉइंट 249 केल्विन, ऑर्थो वाले का मेल्टिंग पॉइंट 256 और पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट 323 केल्विन। तो सडन वेरिएशन ज़्यादा है ना, 250 और ये 325 है। ठीक है, वहाँ पे भी 250 है, तो ये 325 है ना, और इनमें तो कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि मेटा और पैरा की मेटा और ऑर्थो की तुलना में पैरा का जो गलनांक है वो सडन बढ़ गया। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आप 100 का फर्क लेके आ गए या 60-70 का फर्क लेके आ गए, है ना। तो हम कहेंगे अचानक से क्या हुआ कि ये ज्योमेट्री को चेक करें, है ना, ये ज्यामिति जो है इनके कंपैरेटिवली सममित है कि नहीं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की ज्यामिति क्या है, इन दोनों की कंपैरेटिवली क्या है, सिमेट्रिक है, सममित है। तो बच्चों सममित ज्यामिति, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, मेल्ट करना, अणुओं को दूर दूर करना। तो अणु दूर दूर कब होंगे, जब अणु पास पास थे, ठोस अवस्था थी। अब मैं कह रही हूँ गलाओ, तो गलेगा कब, अणुओं को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कणों को दूर करो। तो बच्चों अवयवी कणों को दूर करना, है ना, यानी कि गलाना, तो वो आराम से तब होगा जब उनकी पैकिंग शुरू में लूज हो। भाई अच्छे से नहीं बंधे हुए होंगे, ढीले ढाले बंधों से बंधे हुए होंगे, पैकिंग मजबूत नहीं होगी तो खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो जल्दी गल जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पैकिंग है, संकुलन क्षमता ज़्यादा है, क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन बढ़िया तरीके से पैक है, तो मुसीबत हो जाती। तो हम कहेंगे देखो पैरा वाला है ना सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक सममित होंगे ना तो पैकिंग अच्छी होगी। तो बच्चों क्रिस्टलीय सममितता बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, तो हम कहेंगे क्रिस्टल में इनकी व्यवस्था जो है वो मजबूत हो जाती है ना, अच्छे से पैक होने की वजह से इनकी संकुलन जो है वो मजबूत हो जाता है।
अब इसको खोलना, इस पैकिंग को खोलना मतलब ज़्यादा गर्म करना, तो ज़्यादा गर्म करना मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई। तो आप देखिए पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट 323 और उनका कम। तो बच्चों पैरा समावयवियों के गलनांक ऑर्थो और मेटा की तुलना में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पैरा में क्रिस्टलीय सममितता पाई जाती है, पैरा वाला ज़्यादा सिमेट्रिक है, ठीक है, इसलिए। अब ऑर्थो, मेटा और पैरा, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अगर आप चेक करेंगे, एनसीईआरटी में डेटा भी है आपको, तो सारे डेटा आसपास में है, तो क्वथनांक लगभग समान होते हैं, लेकिन गलनांक में पैरा का गलनांक हमेशा ऑर्थो और मेटा की तुलना में क्या होगा? ज़्यादा, कारण क्रिस्टलीय सममितता, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि भाई गलनांक क्वथनांक, अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो सिंपल हाइड्रोकार्बन, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में, तो हम कहेंगे ज़्यादा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन मतलब अगर आप एल्केन ही ले लें तो वो तो ध्रुवीय था नहीं, लेकिन इनकी प्रकृति ध्रुवीय है। अब ध्रुवीय मतलब समझे ना, एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव, तो हैलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो हैलोजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, तो इनमें होता है द्विध्रुव। तो द्विध्रुव आकर्षण के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन की तुलना में ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब आप कह रहे हो द्विध्रुव आकर्षण है तो पानी में भी घुलना चाहिए, तो बच्चों एक हैलो एल्केन दूसरा हैलो एल्केन, इसमें द्विध्रुव आकर्षण। पानी तो तुम याद करो, पानी में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा HOH, जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो पानी के साथ खुश है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये भी आपस में खुश है क्योंकि इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल है। अब मैं कहूँगी नहीं मिक्स करो, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ो, इसका द्विध्रुव आकर्षण तोड़ो, और मिक्स करने के बाद नया आकर्षण देखो। तो बच्चों जो नया आकर्षण है वो पुराने की कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड पानी में काफ़ी मजबूत था, इनका द्विध्रुव आकर्षण ये भी आपस में सही था, लेकिन जब आप मिक्स करते हो तो नया आकर्षण जल और हैलो एल्केन के मध्य वो जल आकर्षण और द्विध्रुव आकर्षण के कंपैरेटिवली स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, कम स्थायी। तो फिर आप अगर सिस्टम को कम स्थायित्व की तरफ ले जाते हो, किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो, किसी को परेशान कर रहे हो, लेस स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हो, तो प्रोसेस होगा ही क्यों? तो तुमसे कहा जाए ये घुलते ही नहीं है पानी में, क्यों? तो जनरल लिखो तो आप लिख सकते हो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते इसलिए नहीं घुलते। तो नहीं बनाते कोई बात नहीं, आकर्षण तो दिखा ही सकते, लेकिन वो आकर्षण पहले की तुलना में तो कम है, कमजोर है, स्टेबिलिटी कम है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों वो बनेगा कि भाई हैलो एल्केन ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलेय है, तो रीजन क्या लिखोगे? तो देखो हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे हाँ कार्बन पॉजिटिव हैलोजन नेगेटिव, इस कारण ये ध्रुवीय है, तब भी ठीक है। और इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं, वो भी ठीक है। इसी प्रकार जल में भी अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे ओके पहले से पता है भी पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। इसी प्रकार जब इन्हें मिक्स करते हैं तो नए आकर्षण बल हैलो एल्केन आकर्षण बल यानी कि द्विध्रुव आकर्षण बल और जल आकर्षण बल यानी कि हाइड्रोजन बंध दोनों की तुलना में क्या है? दुर्बल है, कमजोर है, इसलिए ये ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलेय होते हैं। कि भाई इनको घोलेंगे पानी में तो मज़ा ही नहीं आएगा। क्यों मज़ा नहीं आएगा? क्योंकि सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा, स्टेबिलिटी कम हो रही है, तंत्र अस्थायित्व की तरफ जा रहा है, इसलिए इनकी जो विलेयता है वो कंपैरेटिवली दूसरों के क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये बच्चों हैं इनके भौतिक गुण। एक बार वापस बता दो फिर क्वेश्चंस करते। तो देखो सिंपल टर्म्स है, रटना कुछ भी नहीं है, सीधा ध्यान रखेंगे कि भाई हैलो एल्केन तो हम कहेंगे रंगहीन, ब्रोमाइड आयोडाइड तो हम कहेंगे अगर लाइट में लिया है तो भी हो सकता है ब्रोमाइड ब्रोमीन छोड़ दे, तो ब्रोमीन रेड ब्राउन, आयोडाइड वोलेटाइल वॉयलेट, बाष्पशील भी होता है, बैंगनी भी होता है, तो हो सकता है लाइट में तुम्हें थोड़ा बहुत कलर दिखाए, अदरवाइज कलरलेस, ठीक है। फिर तुमसे पूछे कि गलनांक क्वथनांक, तो हम कहेंगे जैसे जैसे वेट बढ़ता है अणु भारी होता है। अब भारी होगा तो आराम से तो बॉईल होगा नहीं, गैस बन के तो उड़ेगा नहीं, तो भार बढ़ा दो गलनांक क्वथनांक बढ़ जाएंगे। तो गलनांक क्वथनांक अणुभार के समानुपाती, अणुभार बढ़ता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते ही, ठीक है। फिर आपसे कहा जाए ठीक है भाई शाखा होती तो शाखा के क्या करना है? व्युत्क्रमानुपाती। तो जो अनब्रांच्ड है उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम
और जो मैक्सिमम ब्रांच्ड है, अधिकतम शाखित है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। रीज़न पता है, जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती है अणु गोलीय होता है, गोल हो जाने से क्षेत्रफल घट जाता है, क्षेत्रफल घटने से वॉन डेर वाल आकर्षण बल कम हो जाते हैं। तो जब आकर्षण ही नहीं है तो पैक नहीं हो पाओगे, पैक नहीं हो पाओगे तो जल्दी दूर हो जाएंगे, जल्दी मेल्ट, जल्दी बॉइल। ठीक है, फिर आपसे कहा गया भाई पानी में नहीं घुल रहा, क्यों? तो तुम बताओगे कि इनके अंदर, खुद के अंदर क्या है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। पानी में क्या है? हाइड्रोजन बंध। मिक्स करेंगे तो जो नया आकर्षण है वो हेलो एल्केन आकर्षण यानी कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, और जल जल आकर्षण यानी कि हाइड्रोजन बंध, दोनों की तुलना में क्या है? कम स्थायी। तो पानी में नहीं घुलेगा, भले ये पोलर है। ठीक है, फिर तुमसे कहेगा कि भाई हेलो एरीन्स में समझा दो, तो तुम कहोगे हेलो एरीन में ऑर्थो मेटा पैरा तो समझते हो ना बच्चों, ये 1-2 वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, 1-3 वाली पोजीशन को मेटा बोलते हैं, और आमने सामने वाली स्थितियों को हम पैरा बोलते हैं। तो पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो और मेटा के कंपैरेटिवली क्या होता है? ज़्यादा होता है। पैरा का गलनांक ऑर्थो और मेटा के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गलनांक रिलेटेड है पैकिंग से। पैकिंग होती है सममिति पर डिपेंड। भाई अगर सिंपल चीज़ें पैक करनी है ना, मुझे ना 2D वाली चीज़ें पैक करनी है, मुझे कॉपी किताब पैक करना है, तो कितने आराम से पैक हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, क्योंकि सममित है। लेकिन अगर मैं कहूँ बॉल्स पैक करनी है तो बहुत मुसीबत आएंगी, भाई गोले पैक करूँगी तो भारी काम है ना। तो बच्चों जितना सममित उतना अच्छा संकुलन, निबिड़ संकुलन, उतनी अच्छी पैकिंग, है ना। यहाँ लिख दो सममितता बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इनमें सबसे सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा है? तो हम कहेंगे पैरा है। तो जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होगा, क्रिस्टलीय सममितता जितनी ज़्यादा होगी, गलनांक उतने ज़्यादा होंगे, और बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान होते हैं, तो कोई इश्यू नहीं। तो 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें सारे भौतिक गुण समझाने हैं, समझा दोगे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो पहला है ब्रोमोमेथेन। तो भाई ब्रोमोमेथेन मतलब CH3Br। दूसरा है ब्रोमोफॉर्म, तो हम कहेंगे अच्छा CHBr3। तीसरा है क्लोरोमेथेन, CH3Cl। और डाई ब्रोमोमेथेन, CH2Br2। अब बताना तुम्हें है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक अभी तो पढ़ा था, अणुभार के समानुपाती पढ़ा था ना। बॉइलिंग पॉइंट अणुभार के क्या है? समानुपाती। अब अणुभार ढूंढ लो, सबसे ज़्यादा किसका है? तो भाई जिसमें हैलोजन कौन सा है? तो क्लोरीन के कंपैरेटिवली ब्रोमीन तो भारी है। अब ब्रोमीन 3 है तो बहुत ज़्यादा भारी है। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक तो हम कहेंगे ब्रोमोफॉर्म। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं। भाई 3 ब्रोमीन है, भारी है। ब्रोमीन का अणुभार 80 या 81 हो सकता है, 81.25 होता है अप्रॉक्स। ठीक है, फिर डाई ब्रोमो, तो हम कहेंगे ये भी भारी। तो फिर मोनोब्रोमो, क्लोरीन से तो भारी होगा, तो CH3Br। और फिर CH3Cl। ठीक है भाई, ये इनके क्वथनांक का क्रम। नेक्स्ट है 1-क्लोरोप्रोपेन। तो ये लो 1-क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट आइसोप्रोपिल क्लोराइड, मतलब 2-क्लोरोप्रोपेन ही है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, और 1-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो देखो ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो पहले तो मुझे देखना है भार पे, तो भारी कौन है? तो मैं कहूँगी भाई 1-क्लोरोब्यूटेन। बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों, अभी पढ़ा था ना शाखा के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, लेकिन अणुभार के तो समानुपाती। तो पहले दिमाग लगाओ अणुभार वाला, केवल तो भारी निकाल लो, क्योंकि भारी वाले की किसी से लड़ाई नहीं। तो हम कहेंगे सबसे भारी तो है 1-क्लोरोब्यूटेन। तो पहले तो इसको निकाल के अलग कर दो, भाई ये तो भारी है। अब लड़ाई किस में है? इन दोनों में। तो शाखा बढ़ेगी तो घटेगा, है ना, तो सीधा ये ले लो। तो हम कहेंगे 1-क्लोरोप्रोपेन और उसके बाद में आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो ये हो जाएगा हमारा क्वथनांक का क्रम। क्लियर? कोई समस्या नहीं। तो ये थे हमारे भौतिक गुण और भौतिक गुण पर आधारित प्रश्न। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.5 मिलेगा तुम्हें, आई थिंक इन टेक्स्ट ही है, बुक के अंदर का ही है।
पाठ्य निहित प्रश्न है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये तो तुम कर लोगे बच्चों। साइक्लोहेक्सेनॉल की क्रिया SOCl2 से कितनी बार करा रखी है हमने। क्या होगा तो हम कहेंगे यहाँ से तो भाई इसको पकड़ो, SO2 बाहर जाएगा और यहाँ से HCl बाहर जाएगा, तो बचेगा क्या Cl। तो साइक्लोहेक्सेन पे Cl लगा दो तो आंसर हो जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, है ना। लिखना कैसे है तो हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल की क्रिया कराएंगे SOCl2 से। ठीक है, तो कर लेंगे ना बच्चों को, सीख रखा है। HCl गया, SO2 गया, आंसर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब देखो ये पैरा पोजीशन है बच्चों, आमने सामने वाली स्थिति क्या होती है, पैरा। तो पैरा नाइट्रो एथिल बेंजीन, है ना, ये एथिल है ये नाइट्रो है, तो पैरा एथिल नाइट्रो बेंजीन, ऐसे लिख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अभिक्रिया करानी है ब्रोमीन से या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। तो बच्चों जब भी लाइट होती है या हीट होती है तो अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक। क्लियर, जब भी लाइट हो, जब भी हीट हो तो अभिक्रिया कैसी होती है, मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक अभिक्रिया तो होनी है। अब ध्यान से देखो, मुक्त मूलक अभिक्रिया है तो बेंजीन में तो कोई मुक्त मूलक बनना नहीं है, बेंजीन का मुक्त मूलक तो अस्थायी है, तो यहाँ रिंग पे कोई हमला नहीं होने वाला, छोड़ दो। अब हम कहेंगे ये कार्बन है 1 डिग्री और ये कार्बन है 2 डिग्री। जब भी तुम्हें मुक्त मूलक बनाना हो तो बच्चों मुक्त मूलक का स्थायित्व क्रम याद रखेंगे। 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अब समस्या तो यही है कि मुक्त मूलक क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं, फिर तो मैं क्या करूं। मुक्त मूलक क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है। अभी देखो ये कार्बन है 1 डिग्री, है ना, और ये कार्बन है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री। भाई मैं कह रही हूँ कि यहाँ ब्रोमीन का अटैक यहाँ होगा, ये ब्रोमीन मुक्त मूलक आया Br डॉट, ठीक है। तो तुम कहोगे अच्छा ये डॉट यहाँ आएगा ना, तो इस बंध को ऐसे तोड़ा जाए कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो बच्चों हाइड्रोजन तो निकल जाएगा H डॉट बन के, और ये कार्बन जो है ये Br से क्रिया कर लेगा तो ये Br इधर लग जाएगा। तो ये 2 डिग्री कार्बन है, ये कहेगा मैं भी तो मुक्त मूलक बन सकता हूँ, है ना। ये 2 डिग्री कार्बन है, देखो इसके साथ हाइड्रोजन है, इसको तोड़ दो, है ना। वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो भाई अगर ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रख रहा है ये, तो कार्बन डॉट को कहते हैं 2 डिग्री, कार्बन डॉट को कहते हैं मुक्त मूलक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर 1 डिग्री कार्बन के ऊपर डॉट है तो ये 1 डिग्री मुक्त मूलक, और 2 डिग्री कार्बन पे डॉट है मतलब 2 डिग्री मुक्त मूलक। मुक्त मूलक मतलब यहाँ एक परमाणु है A, यहाँ एक परमाणु है B, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड तो टूटना है, क्योंकि एनर्जी है, आपने लाइट दे रखा है, UV लाइट दे रखा है, यहाँ हीट दे रखा है, तो एनर्जी तो है। अब बंध टूटना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि B चला के तो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो B माइनस A+, ऐसा नहीं। दोनों में आपसी समझौते से बंध तोड़ना है, तू अपना इलेक्ट्रॉन रख ले, तो अपना इलेक्ट्रॉन रख ले। तो यही चीज़ यहाँ भी थी, 1 डिग्री वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया तो 1 डिग्री मुक्त मूलक, 2 वाले ने रखा तो 2 डिग्री मुक्त मूलक। तो हम कहेंगे देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। अगर ये हाइड्रोजन छोड़ता है बच्चों तो HBr गया और यहाँ H लगा दूँ, और मुझे लग रहा है वो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 2 डिग्री मुक्त मूलक जो है वो स्थायी है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो मैं कहूँगी ये CH डॉट बना, इसको रहने दो CH3, Br आके यहाँ से जुड़ जाएगा और इसका H डॉट HBr बना लेगा। तो तुम्हें 2 डिग्री से समझाया है। एक्चुअली बेंजिल मुक्त मूलक, बेंजीन के पड़ोसी कार्बन पर डॉट है ना, तो कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन का पड़ोसी कार्बन होता है बेंजिल। तो बच्चों आगे पढ़ाऊंगी, बेंजिल मुक्त मूलक अनुनाद के कारण स्थायी। आगे जब SN1 समझाऊंगी तब आएगा कि बेंजिल कार्बोधनायन अनुनाद के कारण स्थायी है, इसलिए मैकेनिज्म SN1 है। तो उसमें जैसे कार्बोधनायन है वैसे मुक्त मूलक है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल क्या ध्यान रखोगे कि भाई लाइट की प्रेजेंस में अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, मुक्त मूलक। तो बेंजीन तो हमारे भाई साहब मुक्त मूलक बनाते ही नहीं है, इनको छोड़ दो। तो अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बची, ये बची और ये बची। तो हम कहेंगे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इससे बढ़िया है कि यहाँ बनाया जाए। तो हमने यहाँ से H हटाया और Br लगा दिया। समझे मेरी बात, ठीक है। फिर डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों विद मैकेनिज्म, तो और अच्छे से समझा दूँगी। फिलहाल कर लोगे,
अब देखो ये इस तरह का कंपाउंड है, इसकी क्रिया करानी है HCl से और हीट भी है। अब बच्चों ध्यान से देखो, बेंजीन पे OH ये फिनॉल है ना, बेंजीन पे OH क्या है, ये फिनॉल है, ये फिनॉलिक नेचर है। तो फिनॉल तो खुद ही अम्लीय होता है, फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक अम्ल, तो फिनॉल तो खुद ही अम्ल है। अब अम्ल की क्रिया अम्ल से कराओगे तो मतलब तो है नहीं, क्योंकि बच्चे उलझ जाते हैं कि भाई क्या मैं यहाँ से वाटर अलग करूँ और Cl लगा दूँ, तो ऐसा तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, वाटर अलग करके Cl लगा दूँ, तो हम कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये अम्ल है ये भी अम्ल है। अम्ल की क्रिया अम्ल से कराओगे और कुछ हो भी जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा, तो उसको छोड़ दो। तो फिनॉल वाले को तुम छोड़ दो, है ना। हालांकि रीज़न बहुत सारे हैं कि भाई यहाँ द्विबंध है और संयुग बंध में है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नहीं हटा सकते, इतना क्यों माथाफोड़ी करें। अम्ल जो है वो अम्ल को तो हटाने से रहा, छोड़ो, तो बस इसको ले लो और अभिक्रिया करा दो, तो यहाँ हो जाएगा CH2Cl। शायद पहले भी मैंने ये करा रखा है ना, हो सकता है इंग्लिश में कराया हो, क्वेश्चन करा रखा है ये। अब ये देखो साइक्लोहेक्सीन और मैथिल, तो मैथिल साइक्लोहेक्सीन की क्रिया करानी है HI से, सही है ना। मैथिल साइक्लोहेक्सीन की क्रिया करानी है HI से। एरो पे कुछ देगा तो बात बदल जाएगी, और एरो पे अगर कुछ ना देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार आप बुक में चेक कर लेंगे, मैथिल साइक्लोहेक्सीन की क्रिया कराएंगे HI से, एरो पे अगर कुछ नहीं है तो सीधा मार्कोनिकॉव लगाओ और अपना आंसर निकाल दो, ठीक है। तो मार्कोनिकॉव क्या कहता है, HI में H प्लस I माइनस है, माइनस वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम है, ठीक है भाई। ये भी कार्बन है और ये भी हमारा कार्बन है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला जो हमारा कार्बन है ना, इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे ऊपर तो मैथिल है, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड है, तो एक संयोजकता ये रही, दो संयोजकता ये रही, 3 और एक संयोजकता ये रही, 4, खत्म। और यहाँ जो कार्बन है ये रहा, इसके 2 संयोजकता इधर है, एक संयोजकता इधर है और एक है हाइड्रोजन ये, ठीक है। अब मार्कोनिकॉव लगाओ और सॉल्व करो, तो H प्लस I माइनस, तो माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो मुझे यहाँ लग रहा है यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तो फिर भी है, तो बस, तो I वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, I को यहाँ भेज दो और H को यहाँ भेज दो और आंसर बना दो, ठीक है। तो अब आपका आंसर आ गया, मैथिल साइक्लोहेक्सीन था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, I जाएगा इस कार्बन पे, ले लो, और H जाएगा इसी कार्बन पे, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ये यहाँ से कुछ लिखा नहीं, आई थिंक ऐसी टोन लिखना चाहिए, CH3 तो बच्चों ये शायद फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया है, बिना एसीटोन तो होनी नहीं, आयंस कहाँ से लाओगे, NaI के घोलना पड़ेगा ना, तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, तो हम ये तो कर रखी है हमने, NaBr निकल जाएगा और एथिल आयोडाइड बन जाएगा, यानी कि CH3CH2I। तो NaBr को बाहर करेंगे और आयोडो एथेन बनाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी NCERT का। अब बच्चों देखो, साइक्लोहेक्सीन की क्रिया ब्रोमीन से कराई है, लेकिन एरो पे हीट एंड UV लाइट दे रखा है, इसका मतलब अभिक्रिया होनी है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होनी है। अब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापन समझते हो ना, एक को हटाओ दूसरे को लगाओ, है ना। 90% बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक Br यहाँ लगा देता हूँ, एक Br यहाँ लगा देता हूँ और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में खत्म, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ और किस्सा खत्म कर लेते। अगर एरो पे CCl4 होता तो तुम ऐसा भी कर लेते, है ना, तब योगात्मक हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बच्चों हीट आपने एनर्जी दी है क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए, है ना, और UV लाइट हीट में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन मतलब फ्री रेडिकल बनेगी। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना, मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है। ये तो है साइक्लोहेक्सी, यहाँ पे अटैक नहीं कराना है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बेंजीन मुक्त मूलक अस्थायी है, लेकिन ध्यान से देखो ये बेंजीन नहीं है। अभी लगेगा मैडम आप रिंग पे क्यों अटैक करा रहे हो, बेंजीन मुक्त मूलक तो आपने कहा था अस्थायी, तो बेंजीन कहाँ है भाई, ये तो साइक्लोहेक्सीन है ना। अब मान लो मुक्त मूलक का मतलब क्या है, देखो मुक्त मूलक ये यानी कि ये बॉन्ड है ये,
ठीक है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन ले जा और तू अपना इलेक्ट्रॉन ले जा, तो ये तो H डॉट बन के निकल गया कि भाई ठीक है मैं राजी हूँ, मुझे दे दो मेरा इलेक्ट्रॉन। और आपके पास जो मुक्त मूलक बना वो मुक्त मूलक ऐसा बना, ये साइक्लोहेक्सीन और इस कार्बन के ऊपर डॉट, डॉट मतलब मुक्त मूलक हो गए। यहाँ क्या इसमें अनुनाद है? तो देखो डबल सिंगल डॉट एकांतरित क्रम में होता है ना, तो अनुनाद होता ही। अनुनाद मतलब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में बदल सकता है। अनुनाद मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये डबल एरो लगाते हैं अनुनाद, मतलब ये इसमें बदलेगा और जो बनाऊंगी वो इसमें बदलेगा। तो मतलब है कि देखो ये डबल बॉन्ड है ना, ये तो सीखा है तुमने। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल वाला पाई होता है। पाई बंद दुर्बल होता है, सिग्मा बंद प्रबल होता है। तो यहाँ पाई कमजोर। अब देखो ये बॉन्ड टूट गया बराबर, मैं ऐसे बना रही हूँ, एक्चुअली ऐसे टूटना है ना भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन रख ले, ये अपना इलेक्ट्रॉन रख ले, तो हम कहेंगे देखो ये कार्बन, ये बंद टूट गया, ठीक है, समांश विखंडन हो गया, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखना शुरू कर दिया, तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा कि वह दे दो भाई। और यहाँ पे जो डॉट आएगा बच्चों, और ये डॉट मिलके डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, यहाँ पहले से ही पड़ा था और यहाँ पड़ा था, तो अगर ये दोनों डॉट डॉट बंद बना रहे तो बना वही था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगर इसने कहा कि नहीं मुझे तो मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये डॉट और डॉट बंद बना लेंगे ना, तो हम कहेंगे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ही। तो बच्चों पहले डबल बॉन्ड इधर था, अब डबल बॉन्ड उधर है, बेंजीन वाली स्थिति याद करो, तो ये घटना होती है अनुनाद, तो हम कहेंगे हाँ भाई इसमें अनुनाद है ना। और इस अनुनाद की वजह से क्या है, ये स्थायी है, तो बच्चों ये अनुनाद दर्शा रहा है, और अनुनाद के कारण ये क्या है, तो अनुनाद के कारण ये स्थायी है, ठीक है भाई। और अगर अनुनाद के कारण कोई चीज़ स्थायी है तो बननी चाहिए, हम हमेशा स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, है ना। केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में जहाँ पे भी जाओगे तो मैं लगेगा भाई नियम ये है ये है ये है, फिर अचानक कोई आएगा नहीं ऐसा मत करो स्थायी मिल रहा है, तो हम भाड़ में जाओ, सब स्थायी कोई ढूंढो, स्थायी वाला परफेक्ट, तो हम कहेंगे भाई हाँ स्थायी है, तो स्थायी है तो बात खत्म। यहाँ पे मैं ऐसा मुक्त मूलक बनाऊंगी, है ना, मतलब मैं क्या करूँगी, डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन से मुक्त मूलक बनाऊंगी। अब तुम कहोगे मैडम ये की जगह ये ले लें क्या, तो बच्चों एक ही बात है ना। लाइव क्लास में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि भाई डबल बॉन्ड है, इसको लूँ कि इसको लूँ, तो दोनों एक ही तो बात है भाई, डबल बॉन्ड के पड़ोसी है, किसी को भी ले लो, समझे मेरी बात, तो ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ ये हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जैसे ही हटाऊंगी तो यहाँ कार्बन पर डॉट आएगा, और Br2 है ना, Br2 तो पहले खुद टूटेगा, Br डॉट, तो ये Br जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये मुक्त मूलक देखो स्थायी था, ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, HBr। अब कोई बच्चा ऐसे नहीं बनाए और वो यहाँ Br लगा दे, तो वो एक ही है, तो उलझना मत, डबल बॉन्ड घूमने के साथ तुम मत घूम जाना, है ना, डबल बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 2 3 पे क्या है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड ये नंबर 1, ये 2 और ये 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन, और अगर ब्रोमीन यहाँ लगा लेते हो तब भी वही होगा, 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन, सेम नाम है। तो आज तुमने नई चीज़ सीख ली है कि भाई मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, जब भी सनलाइट हो बच्चों, जब भी यूवी लाइट हो, तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन ही होता है। और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में क्या ऑर्डर है, क्लियर, कोई समस्या नहीं, बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी दिखता कुछ और है, पूछता कुछ और, कभी भी नहीं समझाया कभी रेडिकल्स कैसे बनेंगे, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन कैसे होगा, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट, अंदर कुछ नहीं दिया, अंदर तो सिंपल रिएक्शंस दे दी, वो जब करने बैठते तो चीज़ें ना बहुत खतरनाक आती है, ऑर्गेनिक में तो और तगड़ी आती है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आई थिंक मैं मान लूँ कि भौतिक गुण में तो तुम नंबर ले आओगे, है ना, और ये क्वेश्चंस में भी दिमाग लगा के कर लोगी, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज, नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के रासायनिक गुण के साथ। अब वीडियो अच्छा लगे, कोई कॉन्सेप्ट बना हो, दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी हो, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना मुझे पहले नहीं आता था अब आ गया है, अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, डिप्रूवमेंट हुआ है, जो भी हुआ है मुझे बता देना, ताकि मैं अपने वीडियोज़ में और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।